मॉर्निंग स्टूडेंट। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉमन नेम। अभी मैंने एक लेक्चर कंप्लीट किया जिसमें अल्केन अल्काइल कंप्लीट हो गया। अल्काइल अल्काइल एंड अल्केन। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉमन नेम जीओसी का 11th क्लास के लिए भी और 12th क्लास के लिए भी जरूरत पड़ेगा। आईटी मेन, आईटी एडवांस और मेडिकल के लिए। और अल्किन, नेक्स्ट टॉपिक अल्किन। अल्किन में हम लोग बहुत सारा पॉलीमर डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि जितने पॉलीमर हैं अल्किन और अल्काइन के हेल्प से बनते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अल्किन। और पॉलीमर जो टॉपिक है 12th क्लास में भी है, 11th क्लास में भी है और सब देखा हुआ, कहीं ना कहीं आप देखे हुए हैं। उसी को हम लोग रिएक्शन में यूज करेंगे कि कैसे बनता है वो, क्या नाम क्या है, कॉमन नेम क्या है। तो सबसे पहले तो अल्किन में इथीन, अल्किन एंड अल्काइन। एंड अल्काइन, अल्किन अल्काइन। फर्स्ट नेम इथीन और इसी को इथाइलिन भी बोलते हैं। ये होता है C2H4 या CH2 और CH2 ऐसे लिख सकते हैं। फर्स्ट इथीन ये है, ऐसे बॉन्ड। तो ये फिगर बना दीजिएगा कि ये है इथीन और इथीन को इथाइलिन भी बोलते हैं। C2H4 है या CH2CH2 या ड्राइंग कर लेंगे। ड्राइंग करके इसका हाइब्रिडेशन लिख देंगे कि ये sp2 है और ये sp2 है। जो sp2 वाले होते हैं बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली 120 डिग्री, कोई भी लेंगे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री प्लेनर होते हैं फिगर। नेक्स्ट एसिटिलीन, इथाइन और एसिटिलीन। इथाइन है या एसिटिलीन है। C2H2 ऐसे C2H2। सो ड्राइंग करेंगे आप, तो ड्राइंग करने पे ही आ रहा है ये हाइब्रिडेशन। यहाँ आ जाएगा sp और यहाँ भी हाइब्रिडेशन है sp। ऐसे बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, ये है 180 डिग्री पे, यहाँ है बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। sp एंड sp लीनियर फिगर। अल्किन में कॉमन नेम में बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलीमर। पॉलीमर पॉलीमर में आइसोप्रीन, नियोप्रीन, क्लोरोप्रीन, पीपीसी पाइप, ओरलोन, टेफ्लॉन, बैकेलाइट, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, पॉलीस्टीरीन। तो ये सारे पॉलीमर हम लोग को डिस्कस करना है। सब देखा हुआ, पॉलीमर सारा देखा हुआ। तो क्लास में मैंने बताया था कि ऑफलाइन क्लास रहता है तो उसमें मैं लैपटॉप से, प्रोजेक्टर से मैं एक एक चीज़ें प्रेजेंट करता हूँ जिससे कि उसका इमेज आपके ब्रेन में बन जाए कि आपके घर में सब चीज़ें हैं, बट उसका टेक्निकल नेम, साइंटिफिक नेम क्या है, कैसे बनता है, कहाँ यूज होता है, वो चीज़ें एकदम एकदम इमेज ब्रेन के अंदर स्टोर हो जाता है। ये है ऑनलाइन क्लासेस। तो इसमें मैं कोशिश करूँगा कि वो फोटो का स्लाइड यहाँ भी मैं ऐड करूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऐड करते हैं आइसोप्रीन। थर्ड आइसोप्रीन। हम लोग को लिखना है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन ये बहुत फेमस है, हर एग्जाम में पूछा हुआ है, आईटी एडवांस के एग्जाम में भी पूछा हुआ आइसोप्रीन। और ये रहता है मेरे घर में। तो आइसोप्रीन के बहुत सारे प्लांट हैं। आइसोप्रीन रबर प्लांट, कहीं भी नर्सरी में जाएंगे तो रबर प्लांट इजिली अवेलेबल हो जाता है। रबर प्लांट जो है
रबर प्लांट जो होता है, हम लोग घर में बहुत सारा है रबर प्लांट है, छत पे बहुत सारा रबर प्लांट है। तो रबर प्लांट जो है उसको जैसे ही ऐसे जस्ट पत्ती तोड़ेंगे, तो तोड़ते ही इसमें व्हाइट 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 कलर का मिल्क डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो व्हाइट कलर का मिल्क, जो कंसंट्रेटेड व्हाइट मिल्क है, वही आइसोप्रीन है, ठीक है। तो आइसोप्रीन का मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ कि आइसोप्रीन ये है CH2 डबल बॉन्ड और C और CH3, और यहाँ पे है CH और डबल बॉन्ड CH2। ये है आइसोप्रीन, फेमस आइसोप्रीन। ये आइसोप्रीन कॉमन नेम है, आयुर्वेदिक नेम भी लिख सकते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। ये है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन, आइसोप्रीन कॉमन नेम। आयुर्वेदिक नेम नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2, 2 मिथाइल, 2 पे लगा हुआ है मिथाइल, 1 2 3 4 ब्यूट, 1 3 डाइइन। हो गया। ये नेम कैसे लिखा जाता है रेड कलर वाला, वो मैं समझा दूंगा। कॉमन नेम कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद आयुर्वेदिक नेम बता दूंगा, बहुत ज़्यादा इजी है। तो आइसोप्रीन, आइसोप्रीन का ये फिगर आपको फॉर्मूला जानना है। आयुर्वेदिक नेम हो गया, कॉमन नेम हो गया, और ये जो है घर में मिलेगा। कहाँ मिलता है? तो कंसंट्रेटेड व्हाइट मिल्क, व्हाइट मिल्क, व्हाइट मिल्क फ्रॉम रबर प्लांट। तो रबर का प्लांट होता है और रबर के प्लांट से ये व्हाइट मिल्क डिस्चार्ज करता है, ठीक है। तो ये है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन जो है ये आपका कॉमन नेम, आयुर्वेदिक नेम देखा हुआ है व्हाइट जो मिल्क होता है फ्रॉम अ रबर प्लांट। रबर प्लांट का जो फैमिली है वो फाइकस फैमिली है। फाइकस फैमिली में क्या क्या आता है? पीपल आ जाएगा, पीपल। पीपल का पेड़ तो सब लोग देखे हैं, गाँव में तो हर गांव में हर जगह पीपल के पेड़ मिलेगा, नदी किनारे पीपल का पेड़ मिल जाएगा। बरगद का पेड़ हुआ, बरगद भी फाइकस में आ जाएगा, ठीक है। तो बरगद का पेड़ का भी पत्ते ऐसे तोड़िएगा, चाहे पीपल का पेड़ का पत्ता तोड़िएगा तो देखिएगा व्हाइट 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 कलर का मिल्क डिस्चार्ज करना शुरू कर जाएगा। रूट को कट करिए, कहीं से चाकू से कट करिएगा, देखिए व्हाइट मिल्क पूरा व्हाइट डिस्चार्ज होना शुरू कर जाता है। तो ये फाइकस फैमिली कैटेगरी के हैं। रबर प्लांट भी उसी फैमिली में आता है, आप फाइकस फैमिली। जैसे उसके पत्ते को तोड़िएगा, रूट को हल्का सा भी कट करिएगा, कहीं भी जस्ट प्लांट का कहीं भी जगह किसी जगह आप जस्ट ब्लेड करिएगा तो हर वहाँ से वाइट मिल्क डिस्चार्ज करने लगेगा। तो ये वाइट मिल्क फ्रॉम द रबर प्लांट है जो देखा हुआ है, क्योंकि रबर का प्लांट बहुत इजीली हर जगह अवेलेबल है। देखिए, नर्सरी में जाइएगा, नर्सरी में जाने पे, जैसे पटना का नर्सरी है, पटना के नर्सरी में कहीं भी आप जाके बोलेंगे रबर प्लांट मुझे चाहिए, रबर प्लांट 250 रुपये का बिकता है। 250 रुपये में रबर का प्लांट मिलता है कहीं भी नर्सरी में। जो लोग मतलब मेरे यहाँ तो हॉबी है, मेरी तो गार्डनिंग हॉबी है, तो मैं जानता हूँ, मेरे लिए वो 2 रुपीज का भी नहीं है। रबर प्लांट इतना इजीली ग्रो करता है, इतना इजी। जस्ट रबर प्लांट ऐसे कोई कहीं से भी, कहीं कहीं आते जाते रास्ते में कहीं भी रबर का प्लांट दिखे, टहनी तोड़ लीजिए, बस ऐसे टहनी तोड़ लीजिए, टहनी तोड़ करके इतना इतना बस पेंसिल साइज का, पेन साइज का एक कटिंग ले लीजिए, दूसरा कटिंग, तीसरा कटिंग, चार चार पांच कट 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 कर कटर से कट कर लीजिए, लगा दीजिए, 1 महीने के अंदर रूटिंग हो जाएगा। मार्केट में 250 रुपये का मिलता है। और जो लोग जानते हैं, जो नर्सरी वाले एक्सपर्ट जैसे हैं, जो अगर आपके हार्ट गार्डनिंग हॉबी है तो हम लोग पता है कि ये जो सिर्फ ऐसा सिंपल फाइकस फैमिली कोई भी है, पीपल है, बरगद है। पीपल बरगद तो थोड़ा टफ भी होता है वो, बट रबर तो इतना इजिली प्रोपेगेट, इतना इजिली ग्रोथ करेगा। आपको वेदर चाहिए, अभी नहीं करना है, अभी ग्रोथ अभी है। जनवरी का महीना, जनवरी का महीना में प्लांटेशन नहीं किया जाता। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने में कोई प्लांट को छूना भी नहीं होता। सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट हम लोग यूज करते हैं, बस फ्लावर लगा दिए, बहुत सारा फ्लावर खूब खिलता है अभी के टाइम में। बट जो आर्ट वर्क वाला, जो हॉबी वाला प्लांट है, जहाँ पे बोनसाई बनाना होता है, बेंडिंग करना होता है, वो प्लांट पे वर्क करना होता है मार्च से, फरवरी के लास्ट और मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो चलते जाएगा अगस्त तक। बेस्ट सीजन होता है जून, जुलाई, अगस्त। जुलाई के महीने में आप कोई भी जस्ट फाइकस फैमिली या
आप रबर का प्लांट ऐसे लीजिए, जस्ट कट करके गाड़ दीजिए जमीन पे, 1 महीने के अंदर पूरा बड़ा हो जाएगा। तो बारिश का मौसम होता है उसमें बहुत तेज ग्रो करता है। तो ये जो प्लांट है, जस्ट हमारे यहाँ छत पे तो भरा पड़ा हुआ है रबर का बहुत सारा। कोई भी जस्ट छांटते हैं, कटिंग छटिंग करेंगे प्लांट को, तो उसका जो भी मोटा टहनी रहेगा गाड़ देते हैं, नया प्लांट बन गया। वो मार्केट में 250 का मिलता है, मेरे लिए तो फ्री है, 1 रुपीज 2 रुपीज का वो प्लांट होता है। तो व्हाइट मिल्क रबर का प्लांट जैसे ही कट करेंगे, कट कर दें, मैं दिखाता हूँ, रुको मैं दिखा देता हूँ। मैं आपके लिए ले आया, छत पे गया था मैं, और एक तो प्लांट ऐसे तोड़ लिया पत्ती, ये रबर का ही लीफ है। और जैसे ही मैंने तोड़ा, इसको तोड़ते ही ये पूरा व्हाइट 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 कलर आप देख रहे हैं, व्हाइट पूरा मिल्क डिस्चार्ज करना शुरू कर दिया। ये जो व्हाइट मिल्क है वही जो डिस्चार्ज हो रहा है, यही है आइसोप्रीन। जो व्हाइट, क्या आपको दिख रहा है व्हाइट कलर का मिल्क? देखिए, ये व्हाइट कलर का मिल्क जैसे ही पत्ती मैंने ऐसे तोड़ा, तोड़ते ही यहाँ से व्हाइट, यहाँ तो कम है, प्लांट से पूरा गिरना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये जो व्हाइट मिल्क रबर प्लांट, ये रबर है बहुत हार्ड होता है, इसका पत्ते बहुत हार्ड होते हैं। तो रबर का जो प्लांट है उससे जस्ट आइसोप्रीन ये मिल्क है। और यह है एक छोटा सा मैं बेबी प्लांट ले आया, देखिए ऐसे इस तरह से ग्रो करता है। इसका नर्सरी में प्राइस 250 रुपये है, पटना में लोग ये 250 का बिकता है, बट एकदम इजी है। देखिए ये कटिंग है, ऐसे जस्ट छोटा छोटा, इतना छोटा छोटा कट करते हैं, ग्रो बैग इसको बोलते हैं, ग्रो बैग में डाल दिए, डालते ही ये देखिए ग्रो कर जाता है। 2 मंथ का ही है बेबी प्लांट। तो ये रबर प्लांट है जो इजिली प्रोपेगेट कर जाता है, इजिली ग्रो हो जाता है। बड़ा बड़ा प्लांट भी, कई रबर प्लांट मेरे पास 10 साल पुराना भी है, जो बोनसाई बनाते हैं ना, बोनसाई मतलब छोटा ही रहेगा और नीचे से एकदम एरियल रूट, पूरा बड़ा रूट हो जाएगा। और उसी का जब कटिंग करते हैं, जब ट्रिमिंग करके, जस्ट जैसे मार्च का महीना शुरू हुआ तो उसको कटिंग करेंगे, शेप साइज देना शुरू कर देते हैं कि एक्स्ट्रा ग्रो जो हो गया उसको कट करेंगे। तो जितना कटिंग पार्ट रहेगा उसको मिट्टी में ऐसे दबाते जाएंगे, दबाते ही नया प्लांट बन जाएगा। वो अब ये तैयार होगा तो इसको बोनसाई बनते बनते 10 साल लगेगा। बट काफ़ी अच्छा लगता है, ये छोटा सा बेबी प्लांट कितना सुंदर लग रहा है। सो ये है रबर, रबर का प्लांट है, रबर के ये पत्ते होते हैं, रबर का पत्ता बहुत हार्ड रहेगा। तो ये सब हम लोग देखा हुआ है और इसको हम लोग को रिलेट करना है साइंस से। ये है आइसोप्रीन। अच्छा, जो व्हाइट मिल्क ये जो दिख रहा है, ये व्हाइट मिल्क है, इसी को हम लोग आइसोप्रीन बोलते हैं। अच्छा, ये एग्जिस्ट करता है सिस फॉर्म में, ये सिस आइसोप्रीन, ये जो इसके अंदर से व्हाइट मिल्क के अंदर जो आइसोप्रीन है ना, वो सिस आइसोप्रीन होता है। ये सभी हर पेपर में पूछा हुआ है कि आइसोप्रीन, द व्हाइट मिल्क कंटेन सिस आइसोप्रीन। तो व्हाइट मिल्क फ्रॉम रबर प्लांट कंटेन सिस आइसोप्रीन, सिस आइसोप्रीन। इससे जो व्हाइट मिल्क निकल रहा है ना, ये जो व्हाइट व्हाइट मिल्क जो डिस्चार्ज हो रहा है, इसी से रबर बनाएंगे हम लोग, जो नेचुरल रबर। इसी लिक्विड को हम लोग जमा करके सॉलिड करेंगे, और सॉलिड में और कई रिएक्शन हम लोग इसमें सल्फर ऐड करेंगे, थोड़ा कार्बन ऐड करेंगे, और उसको हम लोग बनाएंगे रबर के फॉर्म में, सॉलिड रबर। वो रबर जो कि आप गाड़ियों में टायर ट्यूब में, इवन साइकिल में जो टायर ट्यूब यूज करते हैं, तो वो रबर, रबर जो होता है वो कैसे बनता है, वो सब घर में, मैंने बताया कि यहाँ जो भी कॉमन नेम है सब आपका देखा हुआ है, बस आप उसको साइंस से को रिलेट करना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग जैसे प्लांट से लेना है, पत्ती तोड़ना है। रबर प्लांट आप इमेजिन कर सकते हैं, गांव का बरगद वाला प्लांट हुआ, क्योंकि फैमिली वही है, फाइकस फैमिली है। जैसे ही तोड़ेंगे, टहनी तोड़ेंगे, पत्ते तोड़ेंगे, पूरा मिल्क मिल्क डिस्चार्ज होने लगेगा। उसका बरगद का मिल्क अलग है, इसमें रबर का प्लांट के अंदर ये मिल्क रहेगा, कॉमन नेम, आयुर्वेदिक नेम, और इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है रियल में सिस आइसोप्रीन है। सिस का मतलब होता है, सिस ट्रांस हम लोग पढ़ेंगे, सिस का मतलब होता है कॉमन ग्रुप्स ऑन सेम साइड। मैं बना के दिखाऊंगा आपको, कॉमन ग्रुप्स ऑन सेम साइड। सेम साइड जो कॉमन ग्रुप है वो है सिस। जैसे जैसे कि मुझे बनाने दीजिए, इसको फिगर समझिए पहले मैं कैसे बना रहा हूँ। ये है आइसोप्रीन, ये आइसोप्रीन हुआ CH2 और डबल बॉन्ड C और CH3।
और ये हुआ CH और ये हुआ डबल बॉन्ड CH2, ऐसे ये है आइसोप्रीन, ये आइसोप्रीन हो गया। ठीक है, आइसोप्रीन का मुझे बनाना है सिस फॉर्मेट, सिस फॉर्मेट इसका हमें बनाना होता है। तो सिस फॉर्मेट कुछ ऐसे बनता है, इस तरह से समझिए, ये सिंगल बॉन्ड हुआ C और यहाँ हो गया, यहाँ पे हो गया CH3, ये CH3 हो गया और ये हुआ H, ऐसे, और यहाँ पे है 120 डिग्री एंगल बनाना है, तो 120 डिग्री एंगल रेडी है। ये है 120 डिग्री, यहाँ 120 120 120 और ये है CH2, ऐसे C और H ऐसे समझेंगे। फिर यहाँ पे समझिए, ये है आपका H और फिर यहाँ पे 120, ऐसे 120 ऐसे करना है और C और H ऐसे। मीनिंग समझेंगे, मीनिंग ऐसा कि ये है लाइन ऑफ सिमेट्री, ये हम लोग बना रहे हैं, ये सिंगल बॉन्ड को हम लोग मान के चल रहे हैं, ये है मेरा लाइन ऑफ सिमेट्री, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। देखिए सिंगल बॉन्ड को, अब आप देखेंगे ग्रुप, ये जो CH2 ग्रुप है, ये CH2 ग्रुप, ये CH2 ग्रुप और ये CH2 ग्रुप, जो दोनों में कॉमन है, कॉमन ग्रुप्स ऑन द सेम साइड, जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन के एक साइड जो कॉमन ग्रुप रहा, कॉमन ग्रुप्स ऑन द सेम साइड रहा, तो यही साइंस का बन गया सिस आइसोप्रीन, सिस आइसोप्रीन। ये मिल्क जो निकलेगा, रबर का प्लांट है, उसमें से जैसे ही पत्ते तोड़ेंगे तो उसमें से मिल्क गिरना शुरू हो जाता है। वो मिल्क जनरली आइसोप्रीन होता है, बट उस आइसोप्रीन का भी एक स्पेशल टाइप होता है सिस आइसोप्रीन। ये सिस आइसोप्रीन का फॉर्मूला फिगर ये हो गया। फिगर बनाना आसान है क्योंकि यहाँ आप जानते हैं कि सारे लोग का हाइब्रिडाइजेशन आप देखेंगे तो सारा हाइब्रिडेशन एक लाइन से sp2 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 हाइब्रिडेशन सब लोग पढ़े हैं और 2 बार भी पढ़ चुके हैं। बॉन्डिंग के अंदर भी पीरियोडिक टेबल में भी पढ़े हुए हैं और sp2 होने के चलते सारा एंगल 120 डिग्री, सब देखिए 120 120 120 120 120 120 और ऐसे बना के कॉमन ग्रुप को सेम साइड कर लेंगे, हो गया सिस आइसोप्रीन। ठीक, हम लोग रबर बनाएंगे बट स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे रबर बनाएंगे। उस मिल्क को हमें जमाना है, जमा कर सॉलिड करना है और उस सॉलिड को हमें जैसे कार के अंदर टायर बनाना होता है, ट्यूब बनाना होता है, तो वहां तक पहुंचना है स्लोली स्लोली। सारा पॉइंट एक एक लाइन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग थर्ड पॉइंट, अभी व्हाइट मिल्क निकाल लीजिए प्लांट से, व्हाइट मिल्क प्लांट से थोड़ा सा लाइट कट करना होता है, जस्ट कलेक्ट करना होता है, कंसनट्रेटेड मिल्क रहेगा और बहुत सारा मिल्क कलेक्ट करिए। कलेक्ट करने के बाद फोर्थ, एक साइंटिस्ट है, एक साइंटिस्ट के दो साइंटिस्ट हैं, दो साइंटिस्ट जिगलर नट्टा, उन्होंने एक कैटलिस्ट बनाया था, उस कैटलिस्ट को नोबेल प्राइज मिला हुआ। इन दोनों साइंटिस्ट के नेम पे जो कैटलिस्ट है, जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, तो इन दोनों साइंटिस्ट लोगों को नोबेल प्राइज मिला हुआ था। वो जिगलर नट्टा कैटलिस्ट यूज इन पोलीमराइजेशन ऑफ रबर या पोलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन में बड़ा फेमस कैटलिस्ट है, डायरेक्ट एग्जाम में आता है। जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, C2H5 का होल थ्राइस एल्युमिनियम प्लस TiCl3 या टाइटेनियम का TiCl4 भी यूज कर सकते हैं, +3 या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कोई भी यूज कर सकते हैं। द फेमस कैटलिस्ट जिगलर नट्टा कैटलिस्ट। सो जिगलर नट्टा कैटलिस्ट C2H5 का होल थ्राइस और Al प्लस TiCl3 और या TiCl4 दोनों यूज कर सकते हैं। आप बॉन्डिंग करेंगे तो बॉन्डिंग में आप ऐसे लिख सकते हैं CH3 और यहाँ CH2 और यहाँ पे यूज कर सकते हैं Al और यहाँ पे CH2 और CH3 और यहाँ पे CH3 और CH2 ऐसे लिख सकते हैं। ये अब प्लस साथ में इसके साथ TiCl3 और TiCl4 ये यूज कर सकते हैं। हो गया जिगलर नट्टा कैटलिस्ट। ये कंपाउंड जो है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जानना है, फेमस कंपाउंड है जहां ऑर्गेनिक, ये देखिए कार्बन, ये समझिए, ये जो कार्बन, ऑर्गेनिक में हम लोग कार्बन बोलते हैं, कार्बन अगर डायरेक्टली अटैच है मेटल से, अगर ये मेटल से डायरेक्ट अटैच है तो ऐसे कंपाउंड को ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड।
कंपाउंड, ऑर्गेनिक और मेटल, ऑर्गेनिक मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हुआ। और ये कैटलिस्ट जो होता है यूज फॉर पोलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन या पोलीमराइजेशन ऑफ रबर, रबर के पोलीमराइजेशन में ये कैटलिस्ट यूज किया जाता है। सो नेक्स्ट सर, कैटलिस्ट यूज इन पोलीमराइजेशन ऑफ रबर, ऑफ रबर, ये पोलीमराइजेशन ऑफ रबर और अल्कीन। अल्कीन का भी कई पोलीमराइजेशन में ये कैटलिस्ट यूज किया जाता है, काफी फेमस कैटलिस्ट है। डायरेक्ट एग्जाम में मिल जाएगा, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ऑप्शन में एबीसीडी रहता है। ऑर्गेनोमेटालिक के चलते भी ये फेमस है कि ऑर्गेनिक कार्बन डायरेक्ट अटैच है मेटल से, तो ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट, बीच बीच में मैं कुछ स्लाइड भी ऐड करूंगा। क्लास रहता है तो वहाँ डायरेक्ट हम लोग प्रेजेंट कर देते हैं कि देखिए ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट, इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, और आपका रबर प्लांट कैसा होता है, व्हाइट मिल्क कैसे कलेक्ट करना होता है। तो मैं कुछ अभी एक पॉइंट और करता हूँ, मैं कुछ स्लाइड बीच में ऐड करूँगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करते रहूँगा। तो कितने पॉइंट हो गए? 4, और नेक्स्ट पॉइंट 5 पॉइंट। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि उसको जो लिक्विड है, जो आइसोप्रीन है, जो सिस आइसोप्रीन, ये जैसे ये रबर प्लांट है, ये जो मैंने यहाँ पे मेरे जो ग्रो बैग में रबर प्लांट है, ये रबर प्लांट इसको जमीन पे लगा दीजिएगा तो बड़ा प्लांट होता है, बड़ा बड़ा प्लांट हो जाएगा। हम लोग बोनसाई बनाते हैं, छोटे गमले में रख के इसको प्लांट को बड़ा नहीं होने देते हैं, रूट को मोटा करते हैं, बट अगर इसको जमीन पे लगाते हैं तो बड़ा प्लांट, खूब बड़ा बड़ा प्लांट होगा। और बड़ा प्लांट बनने के बाद उसमें से जस्ट कट कर किया जाता है, कट करेंगे, जस्ट कट कर करके मिल्क कलेक्ट करते हैं, खूब सारा मिल्क, जो नेचुरल जो हुआ आइसोप्रीन हुआ, मिल्क कलेक्ट करना है। अच्छा, वो मिल्क जब कलेक्ट कर लेंगे ड्रम में, पूरा ड्रम में भरा जाता है उस मिल्क को, और मिल्क को लिक्विड है, कंसंट्रेटेड मिल्क है, उस मिल्क के अंदर ये जो कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट डाल दीजिए, कैटलिस्ट डाल के छोड़ दीजिए, छोड़िएगा तो वो धीरे धीरे पोलिमराइज होकर के सॉलिड बन जाता है, सॉलिड रबर बनेगा। ठीक है, तो पहले सॉलिड बनाते हैं, फिर उसके बाद और डिस्कस करेंगे, हम लोग प्लान करेंगे। तो यहाँ पे ढेर सारा एन मॉलिक्यूल्स, बहुत सारा आपको लेना है आइसोप्रीन एसिड, CH3 और CH डबल बॉन्ड और CH2। ठीक है, ये है सिस लिया जाता है, सिस आइसोप्रीन होता ही है, सिस आइसोप्रीन। सो ये है कंसंट्रेटेड, व्हाइट मिल्क, मिल्क लिक्विड है, ये लिक्विड रहेगा बट कंसंट्रेटेड गाढ़ा होता है, फ्रॉम रबर प्लांट। पॉलीमर करना है ना, पॉलीमर में जब जमाना है तो ये एन एन मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारा, ढेर सारा, एक ड्रम में भर लेना है पूरा इसको, लिक्विड को, और अब इसके ऊपर डालना है कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट डालना है। प्लस THCl3, THCl4 कोई भी यूज कर सकते हैं, यहाँ THCl3 या 4 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जो काफी फेमस कैटलिस्ट है। इसी कैटलिस्ट के जस्ट फॉर्मेशन के चलते इनको नोबेल प्राइज, मेन नोबेल प्राइज मिला था रबर को ही जमाने के लिए, कि कैसे जो सिस आइसोप्रीन, जो प्लांट से जो मिल्क मिल रहा है, काफी गाढ़ा मिल्क होता है, और उसको ड्रम में कलेक्ट करना है, ये कैटलिस्ट उसमें डाल देना है, डालने के बाद उसको छोड़ दीजिएगा, जब छोड़िएगा तो कुछ ऐसे, ऐसे, ये ऐसे बड़ा करके यहाँ एन कर लेंगे, एन एन कर लेंगे ऐसे। यही है साइंस का नेचुरल रबर, नेचुरल रबर, जो कि पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, ये है पॉलीमर, पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, ये आइसोप्रीन का पॉलीमर है।
आइसोप्रीन या सिस आइसोप्रीन, जो ये मिल्क है उसी को जमाएंगे। जमाने के बाद ये एन ढेर सारा मॉलिक्यूल्स रखेंगे, कैटलिस्ट डाल दीजिएगा, तो ये बॉन्ड मेक ब्रेक करते हुए ये ब्रेक होगा, मेक होगा, ब्रेक होगा, और जम करके लीनियर चेन, बड़ा चेन बनाएगा, और ये बनेगा नेचुरल रबर। ये मिल्क व्हाइट कलर का था, ये भी रहेगा व्हाइट व्हाइट रबर। अब ये जम चुका है और ये सॉफ्ट, काफी सॉफ्ट, ये व्हाइट रबर है, सॉफ्ट, काफी सॉफ्ट हुआ। ठीक है, तो ये रबर का प्लांट है, उसमें से मिल्क निकालना है, बहुत सारा मिल्क लेना है, पूरा ड्रम में मिल्क रखना है, उसके अंदर ये कैटलिस्ट डाल देंगे। डालने के बाद ये सॉफ्ट एकदम जम जाएगा, और जम करके ये नेचुरल रबर बन जाएगा। अब ये नेचुरल रबर हम लोग बचपन में यूज क्या करते थे, जब पेंसिल पेंसिल और इरेजर रखते थे, तो यार पेंसिल और इरेजर, तो इरेजर को जस्ट ऐसे ऐसे मिटाने के लिए पेंसिल से लिखा हुआ इरेजर से रबर से मिटाते थे, वो यही है, व्हाइट रबर, काफी सॉफ्ट। अब इस रबर को क्या करना है, मुझे हार्ड करना है, क्योंकि कार का जो टायर है, या आपके बाइक का, आपके साइकिल का जो टायर है, या ट्यूब जो यूज कर रहे हैं, वो तो रबर है, वो तो सॉफ्ट रबर नहीं है, वो तो हार्ड है, वेरी वेरी हार्ड रबर। तो वो हार्ड, अब इसको हमें हार्ड बनाना है, इस रबर को हार्ड बनाना है, वल्केनाइजेशन करना है। देन वल्केनाइजेशन कर करके कार्बन का एडिशन होता है, कैसे वल्केनाइजेशन करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप मैं डिस्कस करता हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि अभी कुछ स्लाइड में ऐड कर देता हूँ, अब फिर मैं इसके आगे का प्रोसेस मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। नेक्स्ट, अभी मैंने कुछ स्लाइड ऐड किया था, और क्लास में हम लोग तो पूरा प्रेजेंट करके एक्सप्लेन कर देते हैं एट ए टाइम क्या इसका मतलब है, बट अब मैं आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पे जस्ट कुछ पॉइंट के बाद स्लाइड ऐड करते रहूँगा। तो मैंने आपको ये समझाया था कि ये एक सिस आइसोप्रीन है, कैसे मिलेगा वो मैंने रबर प्लांट दिखाया था कि रबर का प्लांटेशन भी होता है। रबर का प्लांटेशन, जैसे इंडिया में रबर का प्लांटेशन जो होता है वो केरला वाले जोन में, केरला है, तमिलनाडु का जो एरिया है, वहाँ जंगलों में रबर का प्लांटेशन करते हैं। रबर का प्लांटेशन इसी के लिए, रबर का नेचुरल रबर को ना बनाने के लिए वहाँ रबर जंगलों के अंदर रबर प्लांटेशन चलता है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, चलता है यहाँ पे। तो वो मैंने दिखाया कि कैसे रबर के प्लांट प्रोजेक्ट
मतलब प्लांटेशन किया जाता है जंगलों में, वो कैसे कट करते हैं, मिल्क को कैसे कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद ये जिगलर नट कैटलिस्ट डाल देते हैं। कैटलिस्ट डालने के बाद ये जमा देंगे इसको, ये बन गया व्हाइट कलर का, सॉलिड हो गया, सॉफ्ट रबर हुआ, जो कि बचपन में हम लोग इरेजर, जो पेंसिल लिखते थे कॉपी पे पेंसिल से, तो उसको मिटाने में ये यूज करते थे, वो सॉफ्ट नेचुरल रबर हो गया। मैंने उसमें दिखाया था स्लाइड में कि ये जो वर्ल्ड का जो सबसे रिच रबर जो प्रोडक्शन जहाँ होता है, वो नियरेस्ट कंट्री एशिया में मलेशिया, मलेशिया, ठीक है। वहाँ रबर का बहुत पूरा जंगल ही, रबर का पूरा प्लांट का एकदम जंगल है, तो वहाँ सबसे रिच रबर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सबसे ज़्यादा है। अच्छा, चलिए यहाँ तक हो गया। वो वैसा ही वेदर जैसा मलेशिया का वेदर है, वैसा ही वेदर हम लोग का इंडिया में केरला और तमिलनाडु का जोन है, जहाँ पे रबर का प्लांट लगाया जाता है और गवर्नमेंट का कई प्रोजेक्ट चलते रहता है। अब हमें इस रबर को क्या करना है कि हम लोग को इसको हार्ड बनाना है। ये जो रबर बन गया आपका, ये जो आपने रबर बनाया है, ये रबर तो काफ़ी सॉफ्ट होता है। ये जो कॉपी पे हम लोग पेंसिल से लिखते थे, कितना रबर सॉफ्ट होता था, ऐसे जस्ट आप तोड़िएगा टूट जाता था, व्हाइट कलर का सॉफ्ट रबर। अब इसको हार्ड बनाना है। हार्ड बनाने के लिए अब हमें इसमें ऐड करना है सल्फर। एक एक लाइन सिलेबस का पार्ट है सल्फर। सल्फर कहाँ से आएगा, ठीक है, सल्फर कहाँ से आएगा? तो मैंने फोटो में कुछ स्लाइड में मैंने ऐड किया था, उस स्लाइड मैंने दिखाया था कि देखिए मलेशिया जो है वहाँ रबर का खूब जंगल जंगल है, वहाँ से रबर निकाल लेते हैं वो लोग, जमा लेते हैं, ये बन गया। बट अब इसको हार्ड करना है, तो हार्ड करने के लिए हमें सल्फर चाहिए। सल्फर रिच कंट्री जस्ट मलेशिया के बगल में इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में सल्फर काफ़ी मिल जाता है। देखिए सल्फर का सोर्स क्या है, जो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये सब जो ग्रुप्स हैं सल्फर वाले फैमिली हैं, वो जमीन के नीचे खूब मिलते हैं। जमीन के नीचे जो है, अर्थ के नीचे जो ओर्स मिनरल्स होते हैं, तो मिनरल्स जितने हैं ऑक्साइड फॉर्म में होते हैं, सल्फाइड फॉर्म में होते हैं, तो जमीन के नीचे सल्फर खूब मिलेगा, ठीक है। वो मिनरल्स और ओर के फॉर्म में बैठा हुआ, ठीक है, बहुत सारा ओर्स रहता है सल्फर के फॉर्म में, ठीक है। अब सल्फर को निकालना है, तो एक तरीका है कि सल्फर को जस्ट जैसे माइनिंग करते हैं, माइनिंग करके अगर सल्फर निकालिए। दूसरा तरीका है कि फ्री में, अगर आपको सल्फर फ्री में चाहिए तो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में सल्फर एकदम फ्री में मिल जाता है। कैसे फ्री में? तो इंडोनेशिया में वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो, ज्वालामुखी जो होता है, ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा एक्टिव ज्वालामुखी इंडोनेशिया में हमेशा ब्लास्ट होते रहता है। तो एक है कि अगर आपको ज़मीन से सल्फर चाहिए तो माइनिंग करिए, ड्रिल करिए, ज़मीन से सल्फर निकालिए, जिसमें तो पूरा 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 प्लांट बिठाना पड़ेगा। दूसरा है कि अगर वोल्केनिक ज्वालामुखी अगर फटा तो वो तो ज़मीन के नीचे से अंदर से लावा निकाल के बाहर फेंक देगा। तो इंडोनेशिया में एक्टिव वोल्केनो बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे सल्फर जो होता है वो ज़मीन से निकल के बाहर ऊपर उड़ते रहता है, ठीक है। या बड़ा बड़ा स्टोन के फॉर्म में जहाँ वोल्केनिक इरप्शन हुआ वहाँ पे अगल बगल पूरा फैल जाता है, तो लोग उसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो सल्फर का जो सोर्स है, सल्फर सोर्स जो होता है, एक तो माइनिंग ज़मीन के नीचे है, बहुत सल्फर है, और फ्री का सल्फर जो है वो इंडोनेशिया में इजीली अवेलेबल है, क्योंकि ज़मीन के नीचे से जब ज्वालामुखी फट रहा है तो पूरा चारों तरफ, मैंने वो फिगर दिखाया था, मैंने वो भी स्लाइड ऐड किया था, और वो शो आता है डिस्कवरी पे, ज्योग्राफी पे शो भी आता है कि वहाँ नहीं जाना चाहिए। इंडोनेशिया में लोग कलेक्ट करते हुए मैंने स्लाइड दिखाया था कि देखिए लोग इंडोनेशिया में इजीली सल्फर मिल जाता है, और लोग ला करके ये रबर प्लांट को वो लोग बेच देते हैं, वो कैरी करते हैं, जस्ट वो ला करके शहर में बेचते रहते हैं सल्फर। तो अच्छा, सल्फर मेरे पास भी है, ये है, देखिए एक सल्फर, ये लाइट येलो कलर का सल्फर है, ठीक है, लाइट येलो कलर का, ये गंधक बोलते हैं, हिंदी में गंधक बोलते हैं, मिल जाता है स्टोर पे, मार्केट में मिल जाता है सल्फर। सल्फर जो है ये लाइट येलो कलर का है, एकदम पत्थर की तरह होता है सल्फर, ये ज़मीन से निकला हुआ सल्फर है। तो इंडोनेशिया में जो है वो आपका सल्फर ज्वालामुखी के रास्ते से बाहर आ जाता है, जिसको मैंने स्लाइड में दिखाया था कि लोग कलेक्ट कर करके जस्ट कंपनी को बेचते हैं। अच्छा, डिस्कवरी पे मैं देख रहा था, डिस्कवरी या ज्योग्राफी पे कुछ शो आ रहा था कि नहीं जाना चाहिए जहाँ पे ज्वालामुखी फट रहा है, लोग सल्फर कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे लोग चले जाते हैं, पूरा मास्क लगा करके, पट्टी से पूरा, जैसे जो भी गमछा है, तौलिया है, उससे बांध करके लोग जाते हैं और कलेक्ट करते हैं। तो जो लोग इस प्रोफेशन में हैं
तो उसमें दिखा रहा था स्वामी की उनका एवरेज लाइफ जो है वो 30 ईयर तक नहीं होता है, 30 साल के अंदर वो लोग डेथ कर जाता है। रीजन है कि जैसे ही आप वहाँ पे आसपास गएंगे, जैसे ही आप सांस लेंगे तो सांस लेने पे आपके बॉडी में सल्फर रिच गैसेस, जिसके अंदर H2S4 है, SO2 है, SO3 गैस जैसे बॉडी में जाता है तो बॉडी में वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। वो आपके बॉडी का मॉइस्चर जो हार्ट है या किडनी है जो वर्क कर रहा है, जिस मॉइस्चर को खींचना शुरू कर देता है, और खींचते खींचते बोलते हैं कि एवरेज लाइफ 30 ईयर है। कई कंट्री में अब बैन है कि आप वहाँ से सल्फर नहीं कलेक्ट कर सकते, ठीक है, वहाँ जा भी नहीं सकते। इवन वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है उसके अगल बगल का एरिया भी आप जा नहीं सकते। कई कंट्री में बैन किया हुआ है कि आपको नहीं जाना है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो गैसेस निकलते हैं वो सल्फर रिच गैस है, SO2, SO3, H2SO4, जो बॉडी में पॉइजन का काम करता है। तो जो पुअर कंट्री है, थोड़ा सा जिनका इकोनॉमी अनबैलेंस है, तो वहाँ पे लोग जाते हैं, ठीक है। इंडिया में भी एक्टिव वोल्केनो एक ही है। कहाँ है? एक है एक्टिव वोल्केनो, सिर्फ एक। एक्टिव नहीं है, मतलब एक्टिव होता है कभी 10 साल में, कभी कभी अपना दिखाता है, प्रेजेंस दिखाता है कि अभी मैं हूँ, ठीक है। तो अंडमान निकोबार में एक बैरन आइलैंड करके है, ठीक है। अंडमान निकोबार में छोटा छोटा आइलैंड का जो ग्रुप है इंडियन ओशन में आता है, हम लोग कंट्री के कब्जा में ही है वो। तो वो उसमें बैरन आइलैंड है जिसके अंदर इंडिया का वो एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है, बट अलाउ नहीं है वहाँ पे। जस्ट आर्मी रहता है, आर्मी रहता नहीं है, मतलब उनका जो जो नेवी का आर्मी का जो बेस है वो उधर अगल बगल घूमते रहते हैं कि आपको अलाउ नहीं है वहाँ जाने का, परमिशन नहीं है, ठीक है। तो एक्टिव वोल्केनो में वहाँ अलाउ नहीं है, जाना मना है, ठीक है। तो कई जो कंट्री हैं उन्होंने बैन लगा रखा है कि वो वोल्केनिक इरप्शन जहाँ होता है नहीं जाना है। सल्फर फ्री में मिल जाता है बट जो लाइफ जो होता है वो घट जाता है। तो वो SO2, SO3 और H2SO4 गैसेस के चलते। तो इंडोनेशिया में सल्फर काफी मिल जाता है, मैंने स्लाइड में दिखाया था। और ऐसे रिलेट करिए ना, इंडिया में भी तो बहुत है सल्फर भाई, सल्फर रिच है। जितना भी पहाड़ है, जहां भी पहाड़ वाला एरिया है, जहाँ अच्छा देखिए, सल्फर जो होता है सल्फर, ठीक है, पहाड़ के नीचे खूब, पहाड़ के नीचे है, माइनिंग होता है, मिनरल्स है, और मिनरल्स में सबसे ज्यादा सल्फर ही रहता है, ठीक है। तो देखिए, जहां भी आप रिलीजियस प्लेस पे भी जाते हैं, जैसे बिहार में ही है, बिहार में आप राजगीर, मोस्ट कॉमन प्लेस राजगीर जो हुआ, तो राजगीर में जब जाते हैं तो राजगीर में है आपको हर देखेंगे गर्म कुंड, गर्म कुंड, गर्म पानी का सोर्स, अभी भी ठंडा है मौसम है, अभी भी लोग जाते हैं तो वहाँ गर्म कुंड है, लोग जाते हैं गर्म कुंड में नहाते हैं, तो वो देखेंगे कि नेचुरल वाटर पहाड़ के अंदर से पानी आ रहा है और एकदम गर्म रहता है। तो गर्म पानी, जो भी गर्म पानी का जो सोर्स है वो क्या है? सल्फर ही तो है, यही सल्फर, यही सल्फर हुआ। ये जो सल्फर हुआ, जब वाटर इसको छुएगा, क्योंकि सल्फर जमीन के नीचे भरा पड़ा हुआ है, और जब पानी इसके रास्ते से जाएगा, और हाई प्रेशर, पहाड़ का तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हैवी पहाड़ प्रेशर क्रिएट करेगा, और पानी जैसे ही इसके रास्ते से जाएगा ये सल्फर पानी को गर्म कर देगा, ठीक है। तो सब चीज़ें जो देखे हुए हैं उसको साइंस से रिलेट करिए कि, और सिर्फ राजगीर नहीं, कहीं भी किसी भी रिलीजियस प्लेस, जैसे बद्रीनाथ भी जाएंगे आप, केदारनाथ जाएंगे, तो जो ट्रैकिंग करते हैं आप, घूमने जाते हैं कहीं भी, तो पहाड़ में हर जगह कहीं ना कहीं हॉट स्प्रिंग मिलेगा ही, ठीक है। क्योंकि पहाड़ में पानी आता है तो आते वक्त पहाड़ के अंदर से जो पानी निकल के आएगा वो सल्फर को छूता ही है। अगर वो सल्फर को छूते हुए निकला तो निकलते हुए वो पानी को एकदम गर्म कर देगा, ठीक है। और है ही हर जगह, जहां भी आप हिली एरिया में जाएंगे और कोई रिलीजियस प्लेस है, मंदिर में जाना है या ट्रैकिंग करने जा रहे हैं, एडवेंचर एक्टिविटी में जा रहे हैं, तो हर जगह हॉट स्प्रिंग मिलना ही है, गर्म पानी का सोर्स मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो ये सल्फर टच करता है, टच करते ही जस्ट पूरा गर्म कर देगा, पानी को गर्म कर देता है। तो सल्फर है जमीन के नीचे, ठीक है। अब वही सल्फर जब अगर ज्वालामुखी फट गया तो फटा तो पूरा सल्फर जमीन से बाहर आ जाता है, और सल्फर लोग कलेक्ट कर लेता है, और यहाँ पे जस्ट रबर का जो फैक्ट्री होता है वहाँ बेचते हैं लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके आगे का प्लान करते हैं हम लोग। इतना पानी गर्म हो जाता है, राजगीर का तो पानी कम है, कम गर्म रहता है। जैसे केदारनाथ जो है, वहाँ मैं गया था बहुत पहले, बहुत पहले, जब कॉलेज में मैं था रुड़की में, तो वो हिमालय क्लब था हम लोग का, तो उस क्लब में ट्रैकिंग हम लोग खूब करते थे,
क्लब के थ्रू जाते थे ट्रैकिंग करने के लिए, तो केदारनाथ में मैं देखा था कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म था। मतलब हमने ट्रैकिंग करना है, सुबह 18 किलोमीटर चढ़ना होता था, तो चढ़ने से पहले जो जो है मंदिर में जाना है तो एक कल्चर बना हुआ है कि नीचे से नहा के जाना है, और नहा के जाना है तो सब लोग जाते थे गर्म कुंड में जाके नहाना है, तो नहा के हम लोग चढ़ते थे ऊपर। तो वो एक बहुत ज़्यादा गर्म रहता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा। उसमें भी बताते थे कि कैसे नहाना है, तो पहले पहले अपना पैर डालेंगे, पैर डाल के बॉडी को बैलेंस, अचानक नहीं जंप करना, अचानक जंप करिएगा तो बहुत ज़्यादा गर्म होता था उस समय। तो देखते थे कि पहले पैर डालना है, डाल करके जस्ट 2 मिनट छोड़ना है, फिर थोड़ा सा और बॉडी का और पार्ट डालना है, तब छोड़ना है, और फिर जब पूरा बैलेंस हो जाएगा तब डुबकी लगाना है, फिर निकलना है। इतना गर्म होता था, आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना गर्म होता था कि उससे लोग खाना बना लेता था। मैंने देखा हुआ है खाना बनाते हो, मतलब अलाउ नहीं है उसमें, उसमें नहीं खाना बनाता था लोग, उससे में नहीं, ठीक है, क्योंकि जो हॉट वाटर का जो सोर्स आ रहा है, ठीक है, जो नहाने वाला है कुंड बना हुआ, उसमें नहीं, उसमें, बट उसके पैरेलल एक दो और पानी का हम देखते थे सोर्स है जो एकदम पहाड़ के नीचे जा रहा है, तो छूने पे एकदम गर्म रहता था, उसमें लोग, मैं देखता था खाना बना लेता था लोग ऐसे, जैसे तौलिया लिया, तौली लेकर के ऐसे आलू आलू ले लिया, आलू लेकर के ऐसे बांध दिया और डाल दिया गर्म पानी में। नहाने वाले में नहीं, उसमें नहीं अलाउ था, उसमें तो खाना नहीं। बगल में एक और पैरेलल था, वो छोटा सा था, देखते थे बहुत गर्म रहता था, ऐसे डाल दिए, डाल के छोड़ दिया, लो 1 घंटे 2 घंटे के लिए छोड़ दिया, निकाला, उसके बाद पूरा कुक हो जाता, इतना गर्म पानी होता है। तो ये जो आप वाटर, जो हॉट वाटर देखते हैं, वो सल्फर के चलते हैं। अब उस सल्फर का हमें यहाँ यूज करना है, ठीक है। तो देखिए 6 पॉइंट, आपने रबर बना लिया। क्या था रबर का फॉर्मूला? ये है CH2, आपने ये बना लिया रबर, N, ठीक है। अब इस रबर में आपको डालना है 3 to 5%, 3 to 5% सल्फर, 3 to 5% सल्फर, ये ऐड करना आपको, ठीक है। या अगर सल्फर नहीं ऐड कर पाएंगे तो सल्फर रिच कंपाउंड, जिसके अंदर सल्फर ज्यादा हो, और कोई सल्फर रिच कंपाउंड, सल्फर रिच कंपाउंड, कोई भी सल्फर रिच कंपाउंड, SF4, SF6, कुछ भी 3 to 5% तक आप डालिए उसमें, ठीक है। 3 to 5% आपको सल्फर ऐड करने पे ये आप बोल रहे हैं कि ये जो वाइट कलर, ये वाइट है और काफ़ी सॉफ्ट है, रबर है, तो ये जैसे ही आप 3 to 5% सल्फर का कलर जो होता है वो येलो कलर का होता है। मैंने यहाँ दिखाया आपको सल्फर, ये तो जस्ट मेरे इंक से ब्लू ब्लू टाइप का हो गया है, नहीं तो येलो होता है, ये लाइट येलो कलर का होता है। तो ये जो 3 to 5% सल्फर जो है वो येलो कलर का होगा। जैसे ही आप ऐड करेंगे, ऐड करते ही ये रबर जो होगा ना, अब हार्ड हो जाएगा, काफी हार्ड रबर, ये हार्ड रबर हो गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं वल्केनाइजेशन ऑफ द रबर, रबर का वल्केनाइजेशन करना, ये हार्ड हो गया। ये ऐसे ऐड कर देता है CH2 और यहाँ C और CH3 और यहाँ CH और यहाँ CH2, ऐसे ऐसे, और फिर से यहाँ पे हुआ CH2 और फिर यहाँ C और CH3 और ये है CH और ये है CH2, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे N कर लेंगे और ऐसे करके N कर लेंगे, और यहाँ बीच में ऐड कर लेंगे सल्फर सल्फर, ऐसे ऐसे सल्फर और सल्फर, ऐसे यहाँ ऐड कर लेंगे सल्फर सल्फर, ऐसे। ये इस प्रोसेस को बोलते हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। अब ये रबर काफी हार्ड हो गया, अब ये रबर कुछ ऐसे पेन टाइप का होगा कि अब इसको बेंड करेंगे तो मुड़ेगा नहीं, ये रबर काफी हार्ड हो चुका है। तो ये है हार्ड, ये हार्ड हो गया, और येलो कलर का सॉलिड रबर। अब ये रबर जो हुआ वो काफी हार्ड हो गया और सॉलिड हो गया, हार्ड और येलो कलर का रबर हुआ। इस प्रोसेस को जो बोलते हैं, इसको वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। सो वल्केनाइजेशन ऑफ रबर
क्यों वल्केनाइज किया जाता है? तो टू इंक्रीज द हार्डनेस, एडिशन ऑफ सल्फर ऐड करना है टू इंक्रीज द हार्डनेस या इलास्टिसिटी ऑफ रबर। वल्केनाइजेशन का मतलब एडिशन ऑफ सल्फर टू इंक्रीज द इलास्टिसिटी या हार्डनेस और इलास्टिसिटी ऑफ रबर। सो रबर का इलास्टिसिटी या हार्डनेस बढ़ाने के लिए हम लोग वल्केनाइज करते हैं, वल्केनाइजेशन ऑफ द रबर। बहुत कॉमन है कि रबर को हम लोग कैसे हार्ड करते हैं, तो बाय एडिशन ऑफ सल्फर। कहाँ से सल्फर मिलेगा? तो इजली सल्फर बहुत ईजी से अवेलेबल है, ज़मीन के नीचे माइनिंग में, मिनरल्स में, ओर्स में प्रेजेंट है, या ज़मीन से बाहर निकला जहाँ भी ज्वालामुखी फटता है पूरा येलो येलो कलर का सल्फर फैल जाएगा। तो वहाँ सभी लोग कलेक्ट करते हैं और उसको रबर में ऐड कर देते हैं, और रबर में ऐड करने के बाद वो हार्ड रबर हो गया। तो ये वाइट था, सॉफ्ट है, देखा हुआ रबर, जस्ट पेंसिल और इरेजर वाला रबर। अब ये हार्ड हो चुका है, वल्केनाइज हो गया रबर। अब ये हार्ड, जस्ट लाइक अ पेन की तरह एकदम हार्ड हो जाएगा। येलो कलर का है। बट हम लोग का कार या आपका बाइक या साइकिल, जिसके टायर और ट्यूब जो होते हैं वो तो ब्लैक कलर का होता है। सबसे ज़्यादा रबर का तो यूज वही है, टायर, ट्यूब, कॉमर्शियल व्हीकल, एरोप्लेन का भी जो आपका टायर ट्यूब है सब ब्लैक ब्लैक कलर का, कार का, बाइक का, साइकिल का, सब ब्लैक कलर। तो अब देखिए ये हार्ड रबर हुआ। अब क्या है कि जो कार है, कार को जब आप रोड पे ड्राइव करेंगे, ठीक है, तो हाई स्पीड, वेरी हाई स्पीड, आप जानते हैं साइंस में, जैसे मान लीजिए ये हाथ है, ये हाथ है, जस्ट अगर मैं इन दोनों हाथ को ऐसे रगड़ना शुरू करूं, थोड़ी देर, 1 मिनट भी नहीं लगेगा कि ये थोड़ा गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो बॉडी, एक बॉडी दूसरा बॉडी एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेगा, और जैसे ही मैं यहाँ मोशन कराऊंगा, स्लो स्लो मोशन है, हल्का हल्का मोशन करूंगा, 1 मिनट में गर्म हो जाएगा। गर्म क्यों होता है? ड्यू टू फ्रिक्शन। जब एक बॉडी है, दूसरा बॉडी इसके ऊपर रिलेटिव मोशन करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा। फ्रिक्शन इज कॉल्ड हीट, वो हीट है। तो इतना 1 मिनट में हल्का सा स्पीड पे, इतने स्पीड पे गर्म हो जाता है। तो कार, सोचे कार, कार कितना बड़ा है और कितने हाई स्पीड से 100 किलोमीटर तक हम लोग को डायरेक्ट चलना होता है। तो उसमें तो कार का टायर एकदम बर्न कर जाएगा, एकदम गर्म होकर के हीट से, फ्रिक्शन के जो कन्वर्ट होगा हीट में, हीट के चलते वो पूरा का पूरा रबर बर्न कर जाएगा। तो अब ये है रोड हुआ, ये कार है, अगर चलेगा, चलते ही फ्रिक्शन आएगा, ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के चलते ये एकदम गर्म हो जाएगा। तो हमें फ्रिक्शन रिड्यूस करना है, फ्रिक्शन को कम करना है। फ्रिक्शन कम करना है तो इस सरफेस, दोनों सरफेस के बीच में लुब्रिकेंट डालना है। लुब्रिकेंट डाल दीजिए, फ्रिक्शन फोर्स को कम कर देगा। फिजिक्स है, सब लोग जानते हैं, तो सिंपल लॉजिक है। हाथ हाथ ऐसे से फिंगर गर्म करके देख लीजिए, 1 मिनट में गर्म हो जाएगा। 2 मिनट में तो स्किन छूटने लगेगा। तो कार को तो 100 किलोमीटर चलना है, और भी हाई स्पीड से चलना है, वो भी तो रिलेटिव मोशन है, रोड रुका हुआ है और गाड़ी उस पर चल रहा है। ठीक है, तो उस केस में कार का पूरा टायर ही बर्न कर जाएगा। तो हमें जस्ट फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है। फ्रिक्शन रिड्यूस करेंगे, ऑटोमेटिक हीट रिड्यूस हो जाएगा। फ्रिक्शन रिड्यूस कैसे करेंगे? एडिंग लुब्रिकेंट। इन दोनों सरफेस के बीच में लुब्रिकेंट डाल दीजिए। लुब्रिकेंट का मतलब समथिंग ऑयल, सम लिक्विड, सम वाटर। बट रोड पे तो लिक्विड नहीं डाल सकते। तो सॉलिड लुब्रिकेंट, बेस्ट सॉलिड लुब्रिकेंट ग्रेफाइट। स्लिपरी, ग्रेफाइट का लेयर जो होता है और लेयर स्ट्रक्चर स्लिप करता है, स्लिपरी। तो बेस्ट, सबसे अच्छा लुब्रिकेंट है ग्रेफाइट। तो जो टायर बनाने का प्रोसेस है कि पहले आप रबर बना लीजिए, रबर बना के थोड़ा सा उसको हार्ड करिए। हार्ड करने के बाद अब आप ऐड करिए उसमें ग्रेफाइट, कार्बन सॉलिड, सॉलिड ग्रेफाइट। वो बेस्ट लुब्रिकेंट है, वो अच्छा लुब्रिकेंट है। जो कि इसलिए रोड भी कैसा होता है? ब्लैक कलर का, चारकोल से बना हुआ, ब्लैक ब्लैक कलर का। ठीक है, तो और ये जो है आपका, ये इस टायर का भी कलर है ब्लैक, क्योंकि इसमें अब ऐड करना है येलो कलर। हार्ड हो चुका है, हार्ड होने के बाद अब जो है हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे कार्बन। कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में, जो कि काफ़ी स्लिपरी होता है, बेस्ट लुब्रिकेंट होगा, जो कि फ्रिक्शन फोर्स को रिड्यूस करेगा। और अब उससे बन जाएगा ब्लैक कलर का टायर।
तो अब आप इसमें ऐड करेंगे, ऐड करिए, ऊपर नीचे जहां जगह हो आप लिख लेंगे। कार्बन sp2 और ये है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ग्रेफाइट ऐड करिए। सो ये ग्रेफाइट जो है वो है बेस्ट सॉलिड लुब्रिकेंट। which reduces the friction force और हीट। फ्रिक्शन फोर्स की जगह आप हीट भी लिख सकते हैं। बिटवीन रोड एंड टायर। टायर और रोड के बीच में ये फ्रिक्शन फोर्स या हीट को रिड्यूस करेगा और अब यहाँ पे बन जाता है ब्लैक कलर सॉलिड हार्ड रबर। तो अब यहाँ से बनता है ब्लैक कलर सॉलिड हार्ड रबर। जो कि टायर और ट्यूब में ये यूज करते हैं, टायर एंड ट्यूब। ये टायर ट्यूब में यूज किया था। तो ये है आपका रबर। रबर के बारे में जानना था, सब चीज देखा हुआ है, सब ये देखा हुआ है, ये देखा हुआ है, ये है, बस उसको को रिलेट करना है और जानना है। और पूछा जाता है, हर पॉइंट क्वेश्चन है। आइसोप्रीन, चिगलर नट्टा, नेचुरल रबर, व्हाइट कलर, वल्केनाइजेशन, सल्फर कहाँ से आया, इसमें ग्रेफाइट क्यों ऐड कर रहे हैं, तो वो लुब्रिकेंट है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देगा। तो ये है, ये जो आपका स्टेप्स है, जो व्हाइट रबर बनाना, पॉलीमराइज करना, देन ऐड करना सल्फर, ये चार्ल्स गुडियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सब प्रोसेस बताया था कि ऐसे प्रोसेस करने पे ये काफ़ी हार्ड और वो टायर ट्यूब में यूज करने लायक रबर बन जाएगा। ठीक है? तो चार्ल्स गुडियर नाम की कंपनी भी है जो टायर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करती है। तो चार्ल्स गुडियर जिनका अपना खुद का कंपनी भी है जो टायर टायर मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उन्होंने ये सब खोजा था, स्टेप बाय स्टेप बताया था उन्होंने। अच्छा, अभी जो रबर यूज होता है, अभी रबर जो यूज होता है वो आर्टिफिशियल रबर है, ठीक है, नेचुरल रबर। ये सब तो बातें हम लोग कर रहे हैं कि नेचुरल रबर, ये नेचुरल रबर है, ठीक है। आइसोप्रीन लेना है, पॉलीमराइज करना है ना, ये सब नेचुरल रबर। अभी क्या हुआ कि अब जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, अब इस समय क्या है, कार का डिमांड बहुत बढ़ गया। 100 साल पहले कार बहुत कम था, अभी एक कार है, बाइक है, साइकिल है, ठीक है ना, एरोप्लेन है, हर जगह रबर का डिमांड खूब ज़्यादा, सप्लाई कम। सप्लाई तो कम हो गया क्योंकि जब मॉडर्न स्टाइल में लोग आया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, जंगल कटने लगे, मकान बनना शुरू हो गया, ठीक है, जैसे फैक्ट्री बनना लगा, जंगल सब कट कट करके फैक्ट्री बनना शुरू हो गया, तो डिमांड बढ़ गया, कई गुना बढ़ गया। हर घर में कार आ गया, बाइक आ गया, हर लोगों को रबर चाहिए, सप्लाई घट गया क्योंकि जंगल तो कटते गया, मकान बनना शुरू हो गया, जंगल कटने लगा। तो अब जो रबर हम लोग यूज कर रहे हैं, जो रबर अभी जो मिलता है वो रबर नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल रबर। अब इसका सब्स्टिट्यूट जो है लैब में भी बनना शुरू हो गया। तो आर्टिफिशियल रबर कैसे बनता है वो मैं प्लान करता हूँ, बताता हूँ।